आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें मेरे साथ सिद्धांत कुमार हैं और इनका यूपीएससी में 114वीं रैंक आया है। इससे पहले बीपीएससी में 66वीं में 5वां रैंक आया था। बहुत लोग पूछते हैं कि जो बीपीएससी टॉपर होते हैं, बीपीएससी टॉप 10 में आते हैं, उनका क्या होता है। तो देख सकते हैं जीता जागता एग्जाम्पल है, यूपीएससी भी क्रैक कर चुके हैं। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी धन्यवाद। अभी इससे पहले आपका बीपीएससी हुआ था, उस समय 5वां रैंक आया था, इस बार 114वीं रैंक आया है। आपका मीडियम कौन सा है? जी मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम है। एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कैसे, आप कहाँ से किए? जी मैंने 10th और 12th डीएवी राजवंशी नगर डीएवी बीएससी भी जो पटना में है वहां से किया है, और मेरा ग्रेजुएशन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोचिन यूनिवर्सिटी केरला से हुआ है, और बस यही है मेरा बैकग्राउंड। देखा जा रहा है कि इस बार हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है बहुत कम दिया गया है। 3 साल का और रिकॉर्ड सबसे कम इस बार देखा जाए। क्या कारण हो रहा है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट हमेशा गिरते जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए इसका पूर्ण रूप से सही जवाब तो किसी हिंदी मीडियम टॉपर ही दे पाएंगे, बट मेरा जहां तक मानना है कि हिंदी में आंसर लिखना भी थोड़ा टफ है, क्योंकि आपको ऊपर से एक रेखा भी खींचनी होती है, तो टाइम का कॉन्स्टेंट होता है, तो उनके लिए ऑलमोस्ट एक इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में थोड़ा टफ हो जाता है लिखना। साथ ही साथ जो डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, वो बनाना इंग्लिश में ज्यादा इजी हो जाता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है। तो शायद इन सब कारणों की वजह से हिंदी मीडियम शायद उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जितना इंग्लिश मीडियम कर पा रहा है। बीपीएससी का भी पैटर्न बदल रहा है, यूपीएससी के पैटर्न पर किया जा रहा है। दोनों एग्जाम आप क्वालिफाई किए हैं, अच्छा रैंक भी लाए हैं। क्या बीपीएससी और यूपीएससी में आप अंतर देखें? देखिए बीपीएससी अब धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो जब से अतुल प्रसाद सर चेयरमैन बने हैं, तो बीपीएससी का जो पैटर्न है वो यूपीएससी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम होता जा रहा है। लेकिन फिर भी बीपीएससी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो आपको जब भी आंसर आप लिखिएगा तो आपको बिहार को फोकस में रखते हुए लिखना होगा। कोई भी आंसर में आपको जनरल स्टैटिस्टिक्स तो कोट करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको बिहार पर्सपेक्टिव से भी आंसर देना पड़ेगा, ताकि आपको उस पर्सपेक्टिव, क्योंकि आप एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आंसर लिख रहे हैं, तो आपको उस पर्सपेक्टिव में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। हालांकि मेन जो सोर्स ऑफ स्टडी है, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनका सोर्स ऑफ स्टडी तो सेम ही होता है, लेकिन अगर आप स्टेट पीएससी दे रहे हैं तो साथ में आपको बिहार या फिर जो भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उसको भी ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ता है। जो विद्यार्थी देख रहे हैं, इस बार बीपीएससी देंगे या यूपीएससी का एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, 3-4 पॉइंट क्या करना चाहिए, 5 काम क्या करें ताकि उनका अच्छा हो, सिलेक्शन हो जाए, सही काम करें चूंकि उनका सिलेक्शन हो प्रीलिम्स में? बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपीएससी? यूपीएससी बीपीएससी दोनों को ध्यान में रखें। देखिए सबसे पहला तो मंत्र ये है कि अपने रिसोर्सेज को बहुत मिनिमम रखें। जितने कम रिसोर्सेज रहेंगे उतना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, तो सो मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम टाइम्स रिवीजन, अगर ये आप करिएगा तो एक राइट स्ट्रैटेजी में आप मूव कीजिएगा। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन में काफी कोचिंग का हेल्प ले सकते हैं। अलग अलग कोचिंग के अलग अलग फ्री में नोट्स अवेलेबल है, वो अपनी मेहनत करने से अच्छा उनके मेहनत का यूटिलाइज करें और उसमें अपना एड ऑन करें नोट्स, और उसी को बार बार पढ़ें। एक लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार पढ़ें, और जब आप बार बार पढ़िएगा तो वो आपके दिमागों में ज्यादा देर तक रहेगी, और फिर फाइनली आप कंक्लूड करके आंसर लिखिएगा या फिर फाइनली आप रिजल्ट लाइएगा। आप कोई कोचिंग क्लास किए थे कि नहीं? जी मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की थी, ऑनलाइन मैंने काफी सारे कोचिंग्स का हेल्प लिया था, जो कि फ्री में उनके वीडियोस जो प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, क्योंकि आज के युग में फ्री में ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के अच्छे से अच्छे वीडियोस उपलब्ध हैं। तो मैंने ऑफलाइन या पेड किसी चीज का हेल्प नहीं लिया था। जी नहीं, कहीं नहीं। जैसे जिस तरह आप बता रहे हैं सबका सोर्स उपलब्ध है, सभी कोचिंग संस्थान का उपलब्ध है, उसमें क्या होता है कभी कभी जो नए अभ्यर्थी होते हैं, जो न्यू कमर है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं। इतना नेट पर क्लास है कि दिक्कत होता है। यदि सिलेक्शन करना है कि मैं इस कोचिंग से पढ़ूं या इस कोचिंग का ये कंटेंट मेरे लिए सही होगा, क्या क्या ध्यान देना चाहिए उसमें? देखिए जनरली आप अगर देखिएगा, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन टॉप 10 कोचिंग्स के ऑलमोस्ट जितने भी नोट्स हैं सब लगभग मिलते जुलते हैं, क्योंकि उनका सोर्स भी है। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिटी के आप नोट्स किसी कोचिंग के देखिएगा तो वो मोर और लेस लक्ष्मीकांत से कॉपीड रहते हैं। तो किसी भी अच्छे कोचिंग, जो भी, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, किसी भी अच्छे कोचिंग का अगर आप नोट्स उठाइएगा तो उनका नोट्स एक संतुलित रहता है और 5-10 टीचर्स मिलके बनाते हैं। तो आप किसी भी कोचिंग को अपने नेचर के अनुसार उनके नोट्स को डाउनलोड कीजिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे करंट इवेंट्स बढ़े उसमें ऐड ऑन करते रहिए। करंट के लिए क्या करना चाहिए? आप करंट के लिए क्या किए थे? जी करंट के लिए दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो ये कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और अपना नोट्स खुद बनाइए। दूसरा ये कि किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग के जो डेली नोट्स आते हैं
उनके साइट्स पे, जैसे मैंने इनसाइट्स आईएएस को बहुत फॉलो किया था, उनके डेली नोट्स आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि द हिंदू, पीआईबी और अलग अलग ऑल इंडिया रेडियो, इन सब के मटेरियल्स को कंपाइल करके करंट अफेयर्स का एक शॉर्ट क्रिस्प देते हैं, तो मैं तो यही करता था। आप यही करें। मेंस में थोड़ा सा समस्या होता है आंसर राइटिंग, जितना अच्छा लिखिएगा, डायग्राम वगैरह बनाइएगा तो अंक ज्यादा मिलेगा। मेंस में 5 बात क्या ध्यान देना चाहिए ताकि मेंस में सिलेक्शन हो जाए बच्चे को? देखिए, पहला बात यह है कि आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर लिखना है। एग्जामिनर को आपके कॉपी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर रहेगा तो आप एग्जामिनर को अपनी तरफ खींच पाइएगा। तो फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर। दूसरा, जितना ज्यादा डायग्राम्स का यूज कीजिएगा उतना ज्यादा आपके आंसर्स अट्रैक्टिव और बनेंगे और मोनोटोनस आंसर्स नहीं लगेंगे। तीसरा, डायग्राम्स का आप यूज कीजिएगा क्योंकि जितना ज्यादा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ज्यादा एग्जामिनर इंप्रेस होगा। चौथा, आपकी अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लोग कितना भी बोले कि हैंड राइटिंग से मतलब नहीं रखता, लेकिन कहीं ना कहीं हैंड राइटिंग मायने रखती है, क्योंकि उसको 50 पेज चेक करना है आपका, तो हैंड राइटिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। और पांचवा ये कि आपको एक लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, ताकि आप जिस दिन एग्जाम हो आपका तो आपके हाथ अपने आप चले और सोचने की आवश्यकता ज्यादा ना पड़े। देखिए होगा, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं प्रीलिम्स बार बार निकाल लेते हैं, मेंस में जाते हैं कभी पॉइंट से कभी कुछ अंकों से छट जाते हैं। मेंस में उनके लिए आप क्या सलाह दीजिएगा उन अभ्यर्थी के? देखिए, आप टॉपर के जो आंसर शीट्स हैं, अलग अलग कोचिंग में वो टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो उन्होंने फ्री में डाल रखा है अपने वेबसाइट पे। अपने आंसर को उनके आंसर से मिलाइए और आपको समझ में आ जाएगा कि आप उनसे कितना लैग कर रहे हैं। वो भी नहीं हो रहा है तो उनके जो आंसर है, वो जिस क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं आप भी वो लिख के देखिए पहले, और फिर मिलाइए कि आपके और उनके आंसर में क्या अंतर है। अगर आप वो मैच अप कर लीजिएगा तो ऑफ कोर्स आपको भी नंबर आने लगेंगे। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था यूपीएससी में। इंटरव्यू पर भी बात करेंगे, उससे पहले जैसे हो क्या रहा है कि मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे का ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है यूपीएससी में, खासकर देखा जाए, इसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि आप भी शायद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, क्या क्या संभावना है ज्यादा सिलेक्शन का? देखिए, जब ग्रेजुएशन होता है किसी भी व्यक्ति का, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के व्यक्ति होते हैं उनको जनरली आदत होती है लंबा लंबा आंसर, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने की। लेकिन जो मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उन शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर लिखते हैं, तो यही वो अपना जो ट्रेंड है वो आगे भी एक्सटेंड करते हैं। लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड के जो लड़के होते हैं या फिर अभ्यर्थी होते हैं, उनको शायद वो उतना टाइम नहीं मिलता है सेम चीज को रेप्लिकेट करने के लिए। लेकिन फिर भी अभी हम देख रहे हैं कि आर्ट्स और साइंस ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे हैं। जी। उन अभ्यर्थी को क्या आप सजेस्ट कीजिएगा जो एकदम न्यू कमर हैं, बिहार के बच्चे हों, यूपी के बच्चे, अन्य कहीं भी स्टेट के बच्चे हैं, उनको क्या सजेस्ट कीजिएगा? आप जिस तरीका से शुरुआती दौर में क्या किए थे? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें एनसीईआरटी अपना कंप्लीट करना चाहिए, 6 से 12 तक का एनसीईआरटी। हो सके अगर टाइम कम है तो 11th एंड 12th का जितने भी बेसिक्स बुक है एनसीईआरटी के वो कवर कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि उनका एक फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगा, और जब फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगा तो फिर वो आगे अपना जैसे वो बोलते हैं ना कि मकान के नींव अगर स्ट्रांग है तो मकान पायदार बन सकती है। तो पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करें, उसके साथ साथ अपना करंट इवेंट्स को न्यूज़पेपर से पढ़ते रहें। फिर धीरे धीरे जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो हर सब्जेक्ट का अपना एक सोर्स है जो कि ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया स्पेक्ट्रम, तो ऐसे ऐसे बुक्स पे फिर जाएं और फिर उनका मल्टीपल रिवीजन करें और फिर फाइनल सिलेक्शन ले। क्या नोट्स बनाना आवश्यक होता है या इसी तरीका से कोई बुक है उसमें रंग लेने से काम चल जाएगा, या नोट्स अलग से विद्यार्थी बना? देखिए, हर अभ्यर्थी का अपना एक तरीका होता है और अपना एक स्ट्रैटेजी होती है। मैंने नोट्स नहीं बनाया था, लेकिन मैं बहुत सारे अपने ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं जो सफल हुए हैं और उन्होंने नोट्स बनाया था। तो हर अभ्यर्थी का अपना एक कंफर्ट जोन होता है, वो खुद देख लें कि उनको नोट्स बनाने की आवश्यकता है या नहीं है। ग्रुप में आजकल देखा जा रहा है कि जैसे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2 4 5 मित्र बैठ के अपना आंसर राइटिंग करते हैं, वो कितना कारगर है? देखिए, मैं ग्रुप स्टडी में बिलीव नहीं करता था, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने लिए खुद कारगर हूं, तो मैं नहीं बिलीव करता था। लेकिन मैं फिर से यही बोलूंगा कि हर व्यक्ति का अपना एक कंफर्ट जोन होता है। अगर वो ग्रुप स्टडी उनको हेल्प कर रही है, अगर उनको ऐसा ग्रुप मिल गया है जो कि उनसे भी बेहतर है या फिर उनके प्रिपरेशन में और निखार ला रहा है, तो ग्रुप स्टडी में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ग्रुप स्टडी में बिलीव नहीं करता था। आंसर राइटिंग में आप किसी का सहयोग लिए थे, एक सीनियर हो या कोई गुरुजन हो? नहीं, मैं आंसर राइटिंग में सहयोग नहीं लिया था। बस ये करता था कि जब मेरा प्रीलिम्स निकल जाता था तो मैं किसी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आंसर राइटिंग करता था, ताकि मुझे वहां से फीडबैक मिले। और जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है वहां जनरली जो कॉपी चेक करते हैं वो भी एक अभ्यर्थी ही होते हैं, तो मैं उनके कमेंट्स को ज्यादा दिल पे नहीं लगाता था। मैं देखता था कि क्या वो उनके कमेंट्स सही में रेलेवेंट है, तो अगर मुझे लगता था कि हाँ भाई इसमें सुधार, ये जो बोल रहे हैं उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, तो मैं उसमें चेंज लाता था, वरना मैं चेंज नहीं लाता था।
इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। पर्सनालिटी टेस्ट होता है, चूंकि रिटन प्रीलिम्स 2 हो चुका रहता है। इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, किन किन बातों से बचना चाहिए ताकि इंटरव्यू क्लियर हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो अपने पर्सनैलिटी पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जो टेस्ट है वो आपके नॉलेज का नहीं, पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो बोलने की एक शैली होनी चाहिए। कल को आपको आपके अंदर एक जिला होगा। अगर आप आईएएस बने तो आपको प्रशासनिक तौर पे जिला मिलेगा। अगर आप आईपीएस बने तो आपको लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे जिला मिलेगा। तो एक कम्युनिकेशन तो स्टैब्लिश करना आपको आना ही चाहिए। तो अगर आप में वो पर्सनालिटी है कि आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके या फिर एक नॉर्मल टॉक कर सके, तो ये तो आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। अगर आप उसमें असहज हैं तो साथ में अपने दोस्तों यारों या फिर जो ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कि जिनसे आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, उनसे आपको बात करना चाहिए। साथ ही साथ अपने देखिए, सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी से नहीं होगा, थोड़ा सा नॉलेज भी है। नॉलेज भी कैसा कि डेटा प्रूफ, फैक्ट बेस्ड, जो सामने वाले को इंप्रेस कर दे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि पॉल्यूशन पे क्या बोलना है, तो अगर आप एक सामने को डेटा बोलते हो कि WHO की इंडेक्स ये बताती, तो आपके आंसर्स में एक निखार आता है। तो फैक्चुअल बेस्ड डेटा आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अपने पर्सनालिटी पे एक बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। इससे आपका पर्सनालिटी टेस्ट अच्छा जाएगा। इस बार आपका इंटरव्यू में क्या पूछा गया, कोई प्रश्न जो आपको याद हो? जी, बहुत सारे सवाल थे। इनफैक्ट मोर देन 30 सवाल थे। सबसे ज्यादा तो मेरा चूंकि मैं बिहार गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे से बिहार के बारे में काफी सवाल आए। उसके अलावा मैं जीएसटी से काफी सवाल आए। जैसे मुझसे पूछा गया कि बिहार को, जो एक नॉर्मल सा सवाल है कि बिहार को कैसे सुधारा जा सकता है, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बताओ कैसे सुधारा जा सकता है। तो मेरा यही जवाब था कि सर, हमारे पास जो राष्ट्रीय धरोहर है वो हमें विरासत में मिली है, जैसे नालंदा, राजगीर, इनको हम या बोध गया, इनको हमने भुनाया नहीं है। अगर हम उनको भुनाएं और अच्छे से इनको डेवलप करें तो टूरिज्म के अराउंड काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होगी और उससे देश का विकास होगा। इसके अलावा मैंने ये भी बोला कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी जैसे हम एक लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, हम ना कि इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को अपने राज्य में लाना होगा और विशेषकर वैसे इंडस्ट्रीज को लाना होगा जिनमें हमारी स्ट्रेंथ है। जैसे हम एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करना पड़ेगा। इसके अलावा जीएसटी के भी काफी सवाल थे, बेरोजगारी को लेकर सवाल थी और अन्य सवाल थे। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश दीजिएगा, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, आपका क्या संदेश रहेगा उन अभ्यर्थियों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि किसी भी फील्ड में, ये मेरा अनुभव है, किसी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए 3 मंत्र होता है। एक होता है पेशेंस, परसिवरेंस और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ही नहीं, मैं उसको मॉडिफाई करके स्मार्ट वर्क बोलूंगा। पेशेंस का मतलब है धैर्य। हो सकता है जैसे मुझे 4 बार में सफलता मिली, किसी को 6 बार में मिलती है, किसी को 9 बार में मिलती है, तो किसी को पहली बार में ही मिल जाती है। तो धैर्य का होना आवश्यक है। लगन का ये मतलब है कि डिसिप्लिन। हर दिन आपको एक लिमिटेड टाइम में अच्छा से अच्छा पढ़ना ही है। डेली आपको पढ़ना ही है, अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। तो परसिवरेंस की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है कि सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। एक राइट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सो पेशेंस, परसिवरेंस और स्मार्ट वर्क के साथ अगर कोई भी अभ्यर्थी इस फील्ड में आता है तो मेरा ये यकीन है कि उसको कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक बात बता दें, इसके बाद कोई प्रश्न जो मैं नहीं पूछ पाया उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट किसी इंटरव्यू में उसको शामिल करूंगा। जय हिंद।